नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रीड डैट कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी अध्याय 12 शुरू करती हूँ। अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लें। जो लोग अपने कैश फ्लो का नियंत्रण नहीं कर सकते वे उन लोगों की नौकरी करते हैं जो इसे नियंत्रण कर सकते हैं। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि ज़्यादा धन कमाने से उनकी धन संबंधी समस्याएं सुलझ जाएंगी। बहरहाल ऐसा होने पर अधिकांश मामलों में इन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर लोग धन संबंधी समस्याओं का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो प्रबंधन नामक विज्ञान का प्रशिक्षण नहीं होता। उन्हें या तो सिखाया गया है कि पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, कार कैसे चलाई जाती है, तैरा कैसे जाता है, परंतु उन्हें यह भी नहीं सिखाया गया कि कैश फ्लो का प्रबंधन कैसे किया जाता है। चूँकि उनके पास यह प्रशिक्षण नहीं होता, इसलिए उनके सामने एक धन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। इन समस्याओं के आने पर वे कड़ी मेहनत में जुट जाते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि अधिक धन आने से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर समस्या कैश फ्लो का प्रबंधन है तो अधिक से अधिक धन से समस्या नहीं सुलझेगी। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता। सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस का ध्यान रखें, साथ ही यह भी ना भूलें कि आप अपने जीवन के बिजनेस के CEO हैं। इस हैसियत से आपका अगला कदम यह होना चाहिए कि अपने कैश फ्लो का नियंत्रण आप अपने हाथ में ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधिक धन कमाने से कभी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। दरअसल अधिक धन ज़्यादातर लोगों को और ज़्यादा गरीब बना देता है, क्योंकि जब भी वे लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वे हर बार ज़्यादा गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। कौन ज़्यादा स्मार्ट है, आप या आपका बैंकर? ज़्यादातर लोग व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा वे हर महीने अपनी चेकबुक का बैलेंस मिला लेते हैं। इसलिए खुद को बधाई दें, क्योंकि अब आप अपने ज़्यादातर सहयोगियों से आगे निकल चुके हैं। अब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं और खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। अपने जीवन के CEO होने के नाते आप ज़्यादातर लोगों से अधिक स्मार्ट बनना सीख सकते हैं, अपने बैंकर से भी। अधिकांश लोग कहेंगे कि दो वित्तीय रिकॉर्ड रखना गैर कानूनी है, और कई मामलों में यह सच है। परंतु अगर आप वित्तीय जगत को सचमुच समझते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि 2 वित्तीय रिकॉर्ड हमेशा रहेंगे। यह एहसास होने के बाद आप अपने बैंकर जितने ही स्मार्ट हो जाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। नीचे को उदाहरण दिया गया है जिसमें कानूनी रूप से वैध 2 वित्तीय रिकॉर्ड हैं, एक आपका, दूसरा आपके बैंकर का। अपने जीवन के CEO होने के नाते हमेशा इन आसान शब्दों और डायग्राम को याद रखें जो मेरे अमीर डैडी ने सिखाए। या ना भूलें कि अमीर डैडी अक्सर कहते हैं, आपका हर दायित्व किसी दूसरे की संपत्ति है। इसके बाद वे आसान डायग्राम खींचते हैं। आपकी बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व, आपकी मॉर्टगेज। बैंक की बैलेंस शीट, संपत्तियां, आपकी मॉर्टगेज, दायित्व। अपने जीवन के CEO के रूप में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप प्रत्येक दायित्व या कर्ज किसी दूसरे की संपत्ति या 2 वित्तीय रिकॉर्डों की वास्तविक अकाउंटिंग है। हर दायित्व जैसे मॉर्टगेज, कार लोन, स्कूल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आप उन लोगों के कर्मचारी हैं जो आपको धन उधार देते हैं। आप किसी दूसरे को अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अमीर डैडी अक्सर मुझे
मुझे अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में चेतावनी देते थे। वे अक्सर कहते थे, जब भी आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आप अपने धन के कर्मचारी बन जाते हैं। अगर आप 30 साल तक लोन लेते हैं तो आप 30 साल तक कर्मचारी बन जाते हैं। आखिरकार जब कर्ज चुकता यानी रिटायर हो जाता है तो वे आपको विदाई समारोह में सोने की घड़ी तक नहीं देते। अमीर डैडी ने भी धन उधार लिया था, परंतु उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह कर्ज वे नहीं बल्कि कोई दूसरा चुकाए। वे अपने पुत्र और मुझे बताते थे कि अच्छा कर्ज वह होता है जिसकी किस्तें आपके बजाय कोई दूसरा व्यक्ति चुकाता है, और बुरा कर्ज वह होता है जिसकी किस्तें आप अपने खून पसीने की कमाई से चुकाते हैं। इसीलिए किराए के मकान उन्हें बहुत प्रिय थे। वे मुझे किराए पर उठने वाली जायदाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि बैंक कर्ज आपको देता है परंतु इसकी किस्तें आपका किराएदार चुकाता है। आय और व्यय। दो वित्तीय कार्ड न सिर्फ संपत्ति और दायित्व के क्षेत्र में काम आते हैं, बल्कि वे आय और व्यय के क्षेत्र में भी लागू होते हैं। मेरे अमीर डैडी का एक सबक यह था, अधिकांश मामलों में हर संपत्ति के दूसरी ओर एक दायित्व होता है, परंतु वे एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र नहीं आते। हर व्यक्ति के दूसरी ओर आय भी होती है, परंतु एक बार फिर वे एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र नहीं आते। यह आसान ड्राइंग इस सबक को अधिक स्पष्टता से समझा देगी। कर्ज, आय, व्यय। कर्जदाता, आय, व्यय। अधिकांश लोग वित्तीय रूप से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हर महीने उन्हें बहुत से बिल चुकाने पड़ते हैं। उन्हें फ़ोन बिल, टैक्स बिल, बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल, भोजन के बिल आदि का भुगतान करना पड़ता है। हर महीने अधिकांश लोग बाकी सबका भुगतान पहले करते हैं, और अगर महीने के अंत में कुछ बचता है तो वह उससे सबसे अंत में अपना भुगतान करते हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश लोग व्यक्तिगत वित्त के इस स्वर्णिम नियम की अवहेलना करते हैं, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसीलिए अमीर डैडी कैश फ्लो प्रबंधन और मूलभूत वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते थे। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, जो लोग अपने कैश फ्लो को नियंत्रण नहीं कर सकते वे उन लोगों के लिए काम करते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तीव्र वित्तीय मार्ग और चूहा दौड़। दो वित्तीय रिकॉर्डों की अवधारणा का प्रयोग आपको तीव्र वित्तीय मार्ग और चूहा दौड़ दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। तीव्र वित्तीय मार्ग कई प्रकार के होते हैं। आगे दिया गया डायग्राम है यह कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के बीच का डायग्राम है। कर्जदार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, नौकरी, आय, व्यय, बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व। कर्जदाता का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, आय, व्यय, बैलेंस शीट, संपत्तियां, बिजनेस, दायित्व। चूहा दौड़, लोन, क्रेडिट लाइन, तीव्र मार्ग। इसे बहुत ज़्यादा आसान बनाकर दिखाया गया। बहरहाल अगर आप इसका अध्ययन करने के लिए समय निकालें तो इसका मस्तिष्क वह देखने लगेगा जो ज़्यादातर लोगों की आंखें नहीं देख सकती। इसका अध्ययन करने के बाद आप अमीरों और गरीबों, कर्जदारों और कर्जदाताओं, नौकरी देने वालों और नौकरी करने वालों के बीच के संबंध को देख पाएंगे। इस बिंदु पर कर्जदाता कहेगा, आपकी अच्छी साख के कारण हम आपको बिल कंसोलिडेशन लोन का प्रस्ताव देना चाहेंगे, या क्या आप कर्ज लेना पसंद करेंगे ताकि अगर आपको भविष्य में अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग कर सकें। क्या आप अंतर जानते हैं?
दो वित्तीय रिकॉर्डों के बीच धन के प्रवाहित होने के मार्ग को मेरे अमीर डैडी तीव्र वित्तीय मार्ग कहते थे। यह वित्तीय चूहा दौड़ भी है। अगर एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा, इसलिए कम से कम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। सवाल यह है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है और आप अपने लिए कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहते हैं। इसीलिए मेरे अमीर डैडी लगातार मुझसे कहते थे, अगर समस्या कैश फ्लो का प्रबंधन है तो अधिक धन से समस्या नहीं सुलझेगी, और जो लोग वित्तीय अंकों की शक्ति को समझते हैं वे उन लोगों से अधिक शक्तिशाली होंगे जो इस शक्ति को नहीं समझते। इसीलिए आपके तीव्र वित्तीय मार्ग को खोजने का दूसरा कदम है अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप बैठकर अपने खर्च की आदतों पर नियंत्रण करने की योजना बना लें। अपने कर्ज और दायित्व को न्यूनतम कर लें। आपकी आय को बढ़ाने की कोशिश करने से पहले उसके भीतर रहने की कोशिश करें। अगर आपको सलाह की आवश्यकता हो तो किसी सुयोग्य वित्तीय योजनाकार की सहायता लें। यह आपको कोई ऐसी योजना बता सकता है जो आपके कैश फ्लो को सुधार सकती है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है ताकि आप सबसे पहले स्वयं को भुगतान करें। कदम उठाएं। नंबर 1, पहले वाले अध्याय से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करें। नंबर 2, यह निर्धारित करें कि आपकी वर्तमान आय कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस क्वाड्रेंट से होती है। नंबर 3, यह निर्धारित करें कि आज से 5 साल बाद आप अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा किस क्वाड्रेंट से प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 4, अपनी कैश फ्लो प्रबंधन योजना शुरू करें। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी हर तनख्वाह या अन्य स्रोतों से होने वाली आय का एक निश्चित प्रतिशत अलग रख दें। इस धन को एक निवेश बचत खाते में जमा कर दें। एक बार उस खाते में धन जाने के बाद उसे कभी बाहर ना निकालें जब तक कि आप उसके निवेश के लिए तैयार न हो। बधाई, आपने अभी अभी अपने कैश फ्लो का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। अपने व्यक्तिगत कर्ज को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। आगे कुछ आसान और अमल में लाने वाले तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने व्यक्तिगत कर्ज को कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि खत्म भी कर सकते हैं। सलाह नंबर 1, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैलेंस है। नंबर 1 या 2 छोड़कर अपने सभी क्रेडिट कार्ड खत्म कर दें। नंबर 2, इन 1 या 2 कार्डों से आप जितना खरीदें उनका भुगतान हर महीने करें। भविष्य में कोई भी दीर्घकालीन कर्ज ना लें। सलाह नंबर 2, हर महीने $150 या $200 अतिरिक्त बचाएं। अब जब आप वित्तीय रूप से साक्षर बन रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान होगा। अगर आप प्रति माह अतिरिक्त $150 या $200 नहीं बचा सकते तो वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। सलाह नंबर 3, आपका $150-200 की इस रकम को इस्तेमाल अपने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के मासिक भुगतान के लिए करें। अब आप उस क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम राशि तो दे ही रहे हैं, साथ ही अतिरिक्त $150-200 से कर्ज का भुगतान भी कर रहे हैं। बाकी सभी क्रेडिट कार्डों पर न्यूनतम राशि का ही भुगतान करें। अक्सर लोग हर महीने अपने सभी कार्डों पर थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करने की कोशिश करते हैं, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उनका कर्ज कभी खत्म नहीं होता। सलाह नंबर 4, जब पहले कार्ड का पूरा कर्ज उतर जाए तो आप पहले क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारने के लिए जिस राशि का इस्तेमाल कर रहे थे उसका इस्तेमाल अगले क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारने के लिए करें। आप दूसरे कार्ड पर न्यूनतम
राशि का भुगतान करने के साथ ही उस पूरी मासिक राशि का भुगतान भी करते हैं जिससे आप पहले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे थे। इस प्रक्रिया को अपने सभी क्रेडिट कार्डों के साथ करते रहें। इसके बाद उपभोक्ता ऋण के साथ भी ऐसा ही करें। जब एक कर्ज उतर जाए तो जिस राशि से आपका कर्ज का भुगतान कर रहे हैं उससे अपने अगले कर्ज का भुगतान करें। इस तरह आप अपने अगले कर्ज को भी उतार सकते हैं। सलाह नंबर 5, जब आपके क्रेडिट कार्ड और अन्य उपभोक्ता ऋण खत्म हो जाए तो आप इस प्रक्रिया को कार और मकान के कर्ज के लिए जारी रखें। अगर आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितने कम समय में पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए। अधिकांश लोग 5 से 7 साल में कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। सलाह नंबर 6, अब आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं तो पिछले कर्ज को चुकाने के लिए प्रयुक्त हो रही राशि का निवेश करें। इस राशि का प्रयोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने में करें। यह काम इतना ही आसान है। थैंक यू।